हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस मेंस प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन पे। तो डिजिटल एजुकेशन पे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो, और जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और साथ में क्या क्या अगर दोनों क्वेश्चन है तो किस तरीके से हम लिखेंगे। तो आज हम जानेंगे डिजिटल एजुकेशन की पूरी जानकारी, और एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और साथ में एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पहले वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर किए हुए, क्योंकि हमारा ये मेंस का प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेशन को प्रैक्टिस के बराबर ही रहने दे, ठीक है, तो सही रहेगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जो डिजिटल पहल है और डिजिटल एजुकेशन है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है ना, और किस तरीके से एकदम मतलब अपना वर्चस्व कायम करते गई कि आज हम मुख्य रूप से समझा जाए तो डिजिटल एजुकेशन पे ही आश्रित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 2020 में या 2019 में, गौर कर लीजिएगा, 20वां नंबर क्वेश्चन है, और ये टोटल 15 मार्क्स का है। 250 वर्ड में इसको लिखना है। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे वो भी बताएंगे, और साथ में क्या होता है कि डिजिटल एजुकेशन वो भी बताएंगे। क्या है इसकी सकारात्मक पक्ष और क्या है इसकी नकारात्मक पक्ष, और आगे की राह क्या होगी, और साथ में निष्कर्ष में बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से ये हम पे फॉलो अपना जमा रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं आखिर पूछा क्या था, ठीक है ना। भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था को संचालन में योगदान किया है, यानी कि जो एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन, किस तरीके से एजुकेशन में मतलब क्या दिया है, हेल्प किया है, ठीक है ना। विस्तृत उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, जब कॉन्सेप्ट बताएंगे खुद आप इसका आंसर बताओगे, मैं आपको आंसर बताने वाली हूं नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे तो किस तरीके से लिखना शुरू करेंगे ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जानना चाहिए ना, दृष्टिकोण होनी चाहिए एक मतलब सारे क्वेश्चन के सॉल्व का। कह रहा है सवाल के संदर्भों में संक्षिप्त में चर्चा करते हुए उत्तर लिखने की शुरुआत करें। शिक्षा प्रणाली में डिजिटल पहल के सकारात्मक एवं नकारात्मक पर चर्चा कीजिए। मैंने आपको बोला दोनों बताएंगे, आगे हम बताने वाले, ठीक है ना। और साथ में उचित निष्कर्ष देते हुए इस आंसर का क्या करना है, समाप्त कर देना है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, आखिर हम शुरुआत कैसे करेंगे कि लिखना शुरू। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा पारंपरिक मॉडल को, स्कूल कॉलेज या फिर कक्षा मॉडल को क्या कर दिया है, संकट में डाल दिया है, और इस स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा एक नए विकल्प की तरह सामने आई है। मान लीजिए कि लॉकडाउन लगी, अगर हम शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो ऑनलाइन शिक्षा तो बहुत, आप तो देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर है जो कि यूट्यूब पे आ गए हैं, बहुत सारे एजुकेटर जो अपना ऐप बना के शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से किसी भी मतलब ऑनलाइन डिवाइस के माध्यम से एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में जो संवाद होता है ना, उसी को हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि महामारी से पहले डिजिटल पहल ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने में मदद की है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की कई चुनौतियां भी हैं। इसमें सुधार की क्या है, आवश्यकता है। अब क्या क्या आखिर चुनौतियां हैं, किस तरीके से, वो भी देखेंगे आगे, ठीक है ना। कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहल पर सकारात्मक पक्ष। आखिर सकारात्मक पक्ष क्या है, सबसे पहले हम लोग सकारात्मक पक्ष देखते हैं, ठीक है ना। लचीलापन है ये। यह कई तरह के पाठ्यक्रमों के साथ स्किल और तकनीकी का भी ज्ञान हासिल करने के लिए एक बड़ा माध्यम है। उदाहरण के लिए ई पाठशाला पढ़ाई के लिए ई सामग्री प्रदान करती है, तथा स्वयं पोर्टल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच प्रदान करते हैं। आप लोगों ने ई पाठशाला ऐप देखा होगा, जिसमें एनसीईआरटी की सारी बुक्स हमें मिल जाती है, और साथ में स्वयं ऐप जो कि हमें क्या करता है, मतलब मुख्य रूप से एक मंच प्रदान करता है जिसमें हम सारे बुक्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। यह बहु विषयक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करती है। बहु विषयक दृष्टिकोण मतलब बहुत सारे विषय के दृष्टिकोण में मतलब देखना, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्तरों और विषयों के कार्यक्रमों को ऑनलाइन संस्करण की पेशकश करने में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बड़ी ही आगे जा रहे हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो पीछे भी रह गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे भी जा चुका है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन डिजिटल का माध्यम है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है ना। कह रहा है लागत प्रभावी कैसे, लागत प्रभाव कैसे हो सकता है। डिजिटल पहल शिक्षा के पारंपरिक मॉडल की तुलना में कम निवेश द्वारा किया जाता है। एक एक फोन ले लेना, चलिए लैपटॉप नहीं है आपके पास, फोन तो है ना, उसमें नेट डलवा लेना और एजुकेशन लेना। मान लीजिए कि 200-250 का अगर हम नेट डलवाते हैं तो कोचिंग में जाते हैं तो हमें कम से कम तो 400-500 रुपये लगते हैं पर मंथ देना, ठीक है ना, पर मंथ।
बुक का अलग, कॉपी का अलग, खर्च का अलग, ठीक है ना, हर चीज़ का अलग, रहने का अलग, खाने का अलग, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि कम ही निवेश करना पड़ता है। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन सामग्री एवं कंप्यूटर शुल्क पर काफ़ी कम खर्च होता है। विशिष्टता, डिजिटल पहल द्वारा शिक्षा को ग्रामीण और देश से दूरस्थ क्षेत्रों तक एक साथ पहुंचा सकता है। मान लीजिए कि एक एजुकेटर जो दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहा है, तो वो जब तक बच्चे दिल्ली जाएंगे नहीं तब तक तो उनसे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा है कि वो चाहे तो वहीं से क्या कर सकता है, शिक्षा दे सकता है। किसको? इस गांव वाले बच्चे को भी, ठीक है ना। साथ ही ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को ऐसी माहौल एवं कार्य की अनुमति देता है जो उन्हें उपयुक्त लगता हो, ठीक है ना। मतलब एक होता है ना, आप आजकल भी देखते हो आप लोग, ग्रुप बना देना, ग्रुप में संवाद चल रही है, ठीक है ना। कि इसका नुकसान क्या है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डिजिटल डिजिटल डिवाइस, ई लर्निंग माध्यम एवं उच्च वर्ग के छात्र, सही बोला जा रहा है। मान लीजिए कि एक अमीर वर्ग का, मतलब अमीर वर्ग का बच्चा है, गरीब वर्ग का बच्चा है, जिनके पास मतलब 2,000 रुपया खाने के लिए नहीं है, वो कैसे एक अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे कम रेट का फ़ोन 7,000 का, ठीक है ना, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, यही सब बता रहा है, ठीक है ना। विशेषाधिकार की तरह ही लेकिन निम्न मध्यम वर्ग यानी कि जो बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, तथा उनके क्या हो सकते हैं, गरीब छात्र जिनके ई संसाधन यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको नहीं है। देखे, एक बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से मतलब नेट की कनेक्टिविटी क्या थी, बहुत स्लो थी, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे मतलब एक वो कर रहे थे, मतलब प्रतिरोध कर रहे थे, ठीक है ना। कह रहा है अतः डिजिटल पहल शिक्षा में डिजिटल विभाजन को बढ़ावा देती है। अब मुख्य रूप से अगर माना जाए कि ऐसी क्षेत्र जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना पहुंच पाए, वहाँ के बच्चे क्या होंगे, फिर परेशान हो जाएंगे ना। इसी तरीके से ये बोला है। पारंपरिक कक्षाएं एवं सामाजिक संस्थान के रूप में स्कूल और कॉलेज जैसे संस्थान सामाजिक संस्थान है। इसमें छात्र केवल शैक्षणिक शैक्षणिक ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक कौशल भी सीखता है। व्यक्ति के सर्वांग क्षमता के विकास भी आवश्यक है। सर्वांग मतलब जानते हो, आप लोगों ने देखा होगा सर्वांग क्षमता की शर्तें भी देखी होंगी। भुजा कौन कौन भुजा है ना, मतलब राइट एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, सुना होगा ना। सर्वांग मतलब दो कोण, मान लीजिए कि दो भुजा है, आपस में क्या होगी, बराबर है, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक वर्ग होता है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर आयत की बात करें तो हम आयत क्या होता है, इस साइड में छोटा होता है लेकिन इसमें बचा होता है। सर्वांगसम इसे कहते हैं, सर्व अंग समान, ठीक है ना। वर्ड से ही पता चला है कि सर्व अंग समान मतलब सर्वांगसम। शिक्षा एवं व्यावसायिकीकरण, ई लर्निंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करा, कॉरपोरेट घराने, प्रौद्योगिकी फर्म और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करना होगा। मतलब अभी भी देख रहे हैं आप लोग, कोई कोई मान लीजिए कि ऐप वाले टीचर जो कि ऐप से पढ़ाते हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे एजुकेटर होते हैं जो जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है व्यवसायीकरण को बढ़ा सकते हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि को आत्मनिर्भर यूट्यूबर्स को और छात्रों को इससे बाहर किया जा सकता है, ऐप वाले, ठीक है ना, जो ऐप की शिक्षा के माध्यम से दे रहे हैं। भारत नेटवर्क, आखिर आगे की राह क्या हो सकता है उसमें बात करें। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे अब भारत नेटवर्क कहा जाता है, क्या, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसको हम लोग अब क्या करते हैं, भारत नेटवर्क। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है पीटी में, ठीक है ना। उद्देश्य है कि 40,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के साथ सभी देश में इतने पंचायतों को आपस में जोड़ना, मतलब एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी देके जितने भी पंचायत है सबको आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। यही उद्देश्य है किसका, भारत नेटवर्क का। भारत नेट के माध्यम से सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 MBPS क्या बैंड विड्थ प्रदान करने की परिकल्पना करती है, ताकि ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीण भारत में सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसमें ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई ब्रेकिंग, ई कॉमर्स एंड ई स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल है। ई मतलब क्या हुआ, ई मुख्य रूप से समझा जाता है, ई जिसमें भी लगा, जैसे कि ई एजुकेशन, ठीक है ना, ई एजुकेशन, ठीक है ना, ये लगा दिया ना, इसका मतलब पता है क्या, कि मतलब ऑनलाइन के माध्यम, ठीक है ना। ई स्वास्थ्य मतलब ऑनलाइन से स्वास्थ्य, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन से कॉमर्स, ई लर्निंग मतलब ई ऑनलाइन से लर्निंग, ठीक है ना, ई गवर्नेंस मतलब ऑनलाइन से गवर्नेंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि सबसे पहला पेपरलेस सरकार कौन सी देश का या कौन सी राज्य का, जो भी हो, किसका है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है ना। इस नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह संरचना न केवल एक राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी तथा बल्कि गैर भेदभाव पूर्ण पहुंच एवं सेवा वितरण के माध्यम से नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को विकसित करने की दिशा में भी एक चेंजर साबित होगी। इंटरनेट की अपर्याप्तता, एक रिपोर्ट आई थी 2017 से 18 में, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है ना। इसके आंकड़ों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 42% यानी कि 42% जो शहरी है और
15% ग्रामीण परिवार में के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में 2021 और 22 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ और है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 42% बता रहा है कि इसका शहरी के। और एक बात बताइए कि जो 20 और 21-22 में जो ये रिपोर्ट आई है नेशनल सैंपल सर्वे, उसमें क्या बताया गया है कि जो सबसे कम इंटरनेट की कनेक्टिविटी किस राज्य में और सबसे ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी किस राज्य में, और साथ में जो वुमेन है वो वुमेन कितनी नेट का यूज़ करती हैं, ठीक है ना। ये कमेंट करके आप लोग को बताना है, आप लोगों को बताना है, आप लोग का काम है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ना जोड़ के आप लोग जो न्यू वाला है उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको जोड़ दिया है, लेकिन आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बता सकते हैं किस तरीके से इंटरनेट की पर्याप्तता पहुंच नहीं थी, ठीक है ना, ये बता सकते हैं आप लोग। कह रहा है ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के संचालन में स्वाभाविक रूप से कम कितना 2/3 बच्चे ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया से क्या हो रहेंगे, बाहर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अपनी क्वेश्चन आंसर को क्या बना सकते हैं, एक इफेक्टिव आंसर बना सकते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष लास्ट में क्या लिखोगे पता है, भारत में डिजिटल शिक्षा बहुत ही उपयोगी है किंतु अभी भी पूरी तरह से यह सफल नहीं हो पाई है। मान लीजिए यूट्यूब पे किसी कोर्स का हम क्लास देखने चलते हैं, जिसमें क्या क्या 10-15 वीडियो मिला, आगे कोर्स मिला ही नहीं, हम क्या करेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और वही कहानी। थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है सच में, ठीक है ना। इसलिए यह पता लगाने की जरूरत है कि छात्रों के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है या उन्हें सार्थक शिक्षा पाठ्यक्रम विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को इतनी क्वेश्चन भी लिखना है और साथ में इतना क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आप लोग समझ गए होंगे, और साथ में एक क्वेश्चन आ सकता है, संभावित हो सकता है। शिक्षक कक्षा आधारित शिक्षण से डिजिटल शिक्षा तक के सफर के समय में बहुआयामी प्रयासों को संलग्न किए जाने की आवश्यकता है। कोविड-19 संकट और भारत में शिक्षा क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया तो 2024 वालों के लिए, ठीक है ना, 2024 वालों के लिए, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से लिखोगे, पता होना चाहिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने आपको अभी समझाया ये अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गई होगी, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आंसर लिखते रहिए, डेली एक एक आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। जो भी बच्चे 2014 में है, 2 काम करना शुरू कर दो बच्चों। एक तो जो आपका करंट अफेयर है उसका नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते पास में आएगी एग्जाम तो बनाएंगे, उसका नोट्स बनाना शुरू कर दो, अभी से कर दो, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना शुरू कर दो। जिस दिन आपको ये लगे कि और जो भी मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ ना प्रीवियस ईयर का ही लेके आती हूँ, ठीक है, तो आप लोग को लिखना है उसको। और जो ही आपको लगे कि नहीं अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका, अब मैं लिख पा रहा हूँ बिना देखे बिना समझे, तब आप लोग सेट शुरू करना, ठीक है ना। पढ़ाई लेकिन करते रहो, पढ़ाई जारी रखो, कम से कम अभी अभी जो बच्चे 2024 में एग्जाम दोगे ना, जो बच्चे 2025 में एग्जाम दोगे, वो कम से कम अभी 10 घंटे पढ़ो, ठीक है ना, 10 घंटे कम से कम पढ़ो। चलो आई होप कि आप लोग पढ़ते भी होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।